नमस्कार दोस्तों। चौधरी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसका एक पार्ट हम कल कर चुके हैं। उस पार्ट में हमने देख लिया था जल समीर क्या है, थल समीर क्या है, आईटीसी-जेड क्या कैसे बनता है। यानी कि जहाँ सूर्य होगा वहाँ आईटीसी-जेड होगा, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईटीसी-जेड, यानी कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव है वो देख लिया था, है ना। और ना, ये सब चीजें हमने देख ली थी। और वो एक हमने डायग्राम देखा था 1 दिसंबर, फिर वो यहाँ आ जाता है हमारा 15 मार्च, फिर यहाँ 30 मई आ जाता है, फिर यहाँ लगभग 15 सितंबर की बात आ जाती है। इसमें वो था हमारा ये शीत ऋतु थी, फिर ये पूर्व मानसून वाला था, फिर ये दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है, फिर ये लोरता मानसून आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें कल हम देख चुके थे। आज हम देखते हैं क्या मानसून की क्रियाविधि। मानसून की क्रियाविधि देखने के लिए वो डायग्राम एक बार हमें फिर से देखना पड़ेगा। कौन सा? 1 दिसंबर वाला, यहाँ 15 मार्च, यहाँ 30 मई, और यहाँ आ जाता है हमारा 15 सितंबर। ये हमारा यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हमने की थी, ये लौटता मानसून था। यहाँ हमारी शीत ऋतु थी, यहाँ थी शुष्क ग्रीष्म काल था, जिसको बोलते हैं पूर्व मानसून वर्षा। ये सब चीजें अब यहाँ से हम एक एक टॉपिक उठाते चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज टॉपिक है उसके बात करते हैं हम। कौन सा? देखिए आप, सबसे पहला हमारा टॉपिक है पूर्व मानसून वर्षा। इस पूर्व मानसून वर्षा की हम बात करते हैं तो ये था हमारा 15 मार्च से 31 मई के बीच का टाइम। इस टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा। इस टाइम क्या होता है, जब सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। सूर्य जब विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो क्या होगा, उत्तर के मैदान जो है, उत्तर के मैदान जो है, जो उत्तर के मैदान पर हमारी जो हमने बात की थी उपोषण पछुआ जेट, कौन सी? हमने एक बात की थी यूं कि जेट स्ट्रीम की दो शाखाएं, एक तो तिब्बत के पठार के उत्तर से निकलेगी और दूसरी हमारे हिमालय के दक्षिण से निकलेगी। तो ये कौन सी हुई? उपोषण पछुआ जेट। जो इसकी जो दक्षिणी शाखा है ना, जो हिमालय के दक्षिण से गुजरती है, ये दक्षिणी शाखा क्या करेगी, यहां से निकलेगी तो यहाँ क्या करेगी? उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। जब ये वायुदाब उच्च होगा तो भारतीय जो ये धरातल है यहाँ पर वायुदाब उच्च है, और यहाँ नीचे जो हमारा समुंदर है वहां क्या है, वायुदाब कम है। यहाँ जो हमारा समुंदर है साइडों में, यहाँ वायुदाब कम है। तो ये हवाएं यूं चलेगी। तो ये क्या आ जाएगा, लौटता मानसून। ये एक तरह से लौटता मानसून की तरह है। तो अब बात करते हैं, यहाँ इन्होंने हमारी जो ये पछुआ जेट थी, इन्होंने यहाँ पर उच्च वायुदाब बना दिया। 21 मार्च के बाद की हम बात करें, 21 मार्च के बाद की हम बात करें तो हमारा जो सूर्य है, और इस सूर्य के साथ ही होगा आईटीसी जेड। मैंने बोला था जहां सूर्य वहां आईटीसी जेड। तो ये सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध के लंबवत होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, लंबवत होगा। उत्तरी गोलार्ध में अगर ये लंबवत है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, एयर प्रेशर कम। जब टेम्परेचर ज्यादा और एयर प्रेशर कम है, क्या हम कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में,
यूं मान लो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। तो इस उत्तरी गोलार्ध में अभी हमने बात की कि आईटी से जेड उत्तरी गोलार्ध में है तो टेम्परेचर ज्यादा, एयर प्रेशर कम। तो ये क्या करेगा, ये दक्षिणी गोलार्ध का जो एयर प्रेशर है वो इसकी बजाय ज्यादा है, तो ये क्या करता है, दक्षिणी भाग वाली हवाएं जो है इस भूमध्य रेखा को पार कर कर उत्तरी गोलार्ध में आने लगती है। तो यहाँ ये क्या करेगा, ये आईटीसीजेड विभिन्न तूफानों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ कुछ वर्षा होगी। ये मानसून से पहले की बात। इनमें जो स्थानीय जो चक्रवात वगैरह है वो करेंगे। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, ये उससे पहले बारिश हुई है वो चीज। ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ नाम बता दिए थे, जो जो मानसून पूर्व वर्षा है उसमें चेरी ब्लॉसम बताई थी, आम्र वर्षा बताई थी जो केरल कर्नाटक वाली थी, है ना, और काल वैसाखी, नार्वेस्टर, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद में अब हमारी बात आती है 21 मार्च तक चले गए, 30 मई तक बात कर ली हमने। 21 मार्च से 30 मई के बीच में ये मानसून पूर्व वर्षा थी। 30 मई के बाद उसके बाद में 1 जून से हम बात करते हैं, 1 जून से 15 सितंबर के बीच की बात करते हैं। तो ये मैंने बताया था मई से सितंबर के बीच में ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ सक्रिय हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सूर्य क्या है अभी भी उत्तरी गोलार्ध में, पहले जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसमें कंप्लीटली वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत नहीं होता है, परंतु अब जो स्थिति है वो सूर्य की उत्तरी गोलार्ध के अंदर पूर्णतः लंबवत आ जाती है। पूर्णतः लंबवत आ जाएगी तो यहाँ पर बहुत ही कम एयर प्रेशर हो जाएगा, आईटीसीजेड यहाँ स्थापित हो गया, टेम्परेचर इसने बढ़ा दिया। इसकी बजाय जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें, ये देखिए यूं, है ना, यहाँ हमारा एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फिर दक्षिणी भाग से हवाएं यूं उत्तरी मैदानों की साइड चलने लगी। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हवाएं चलने लगी, और ये हवाएं अपने साथ, जब ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर, ये यहाँ क्या है, हिंद महासागर है, जब ये हिंद महासागर से अपनी तरफ खींच रही है तो अपने साथ ये आर्द्रता ले आती है। जब इसके साथ आर्द्रता आ गई तो ये क्या करेगी, वर्षा करेगी। ठीक है। तो उत्तर के मैदानों में पछुआ पछुआ जेट जो कि दक्षिणी शाखा है वो हट गई, है ना। यहाँ जब पूरी तरह से आ गया तो पछुआ जेट की दक्षिणी शाखा कंप्लीट हट गई, एयर प्रेशर इसने कम कर दिया। एयर प्रेशर कम करते ही क्या हुआ, आईटीसी जेट अब जब आएगा तो पछुआ जेट को हटा देगा। दूसरा हम बात करते हैं थार के मरुस्थल को। देखिए आप, ये कुछ गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया है ना, थार मरुस्थल की हम बात करते हैं। तो थार मरुस्थल में भी अब क्या होगा, यहाँ थार का मरुस्थल भी तपेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब थार का मरुस्थल, जहां जहां टेम्परेचर बढ़ेगा सूर्य जाएगा वो आईटीसीजेड को अपनी तरफ लाएगा। तो अब ये आईटीसीजेड जो है, यहाँ ऊपर हमारी आ जाती है हिमालय की शिवालिक श्रेणी, यूं फिर यूं आ जाता है हमारा, यूं बनाते हैं तो यहाँ फिर नीचे नीचे आ जाएगी शिवालिक श्रेणी। तो अब ये क्या है, जो आईटीसीजेड है ये शिवालिक के गिरिपथ, शिवालिक के नीचे की जगह यहाँ आके स्थापित हो जाता है। तो ये भी क्या करेगा, कुछ बारिश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून को। तिब्बत के पठार की बात करते हैं। तिब्बत के पठार के तिब्बत का पठार ये भी गर्म हुआ है जब, क्या है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो इसके गर्म होने से जो पूर्वा जेट है, पूर्वा जेट स्ट्रीम है, ये क्या करेगी, हिंद महासागर में उतरकर उच्च वायु दाब बढ़ाएगी। ये चीज हमने कल देखी थी। और हिंद महासागर में उच्च वायु दाब बना तो वो दक्षिण व्यापारिक पवने हैं, और वो दक्षिण व्यापारिक पवने हैं वो क्या करेगी, वो ऊपर की ओर चलेगी और बारिश करवाएगी, है ना। तो ये जितनी भी है थार के मरुस्थल वाली, तिब्बत वाली और जो उत्तरी मैदान वाली है, ये सारी स्थितियां क्या करती है, ये दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करवाएगी, है ना। और फिर एक फेरल का नियम लगता है, फेरल के नियम के अनुसार से ये दाहिने मुड़ती है ना, दाहिने मुड़ेगी।
और दाहिने मुड़ेगी यूं, यूं जब ये दाहिने मुड़ेगी तो ये क्या करवाएगी, पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होगी। यूं ही है, ये देखिए आप, यूं है। तो ये फेरल के नियमानुसार दाहिने मुड़ेगी, तो ये यूं गति कर रही है, तो ये कहाँ कर रही है, पश्चिम से पूर्व, है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होती हुई, ये सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि में अगर देखें तो यहाँ हमारा पड़ता है केरल। ये सबसे पहले केरल पे टकराती है, कब, 1 जून को। तो सबसे पहले जो मानसून आता है वो 1 जून को केरल में आता है। तड़ित झंझा युक्त तेज बारिश होगी, जिसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट, यानी कि मानसून आ गया है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब ये केरल तट से टकराकर फिर प्रायद्वीपीय भारत में जाएगी, और ये जब प्रायद्वीपीय भारत में जाती है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसके दो भाग कौन कौन से हैं? इसकी एक तो होगी अरब सागर की शाखा, एक तो होगी अरब सागर की शाखा, और एक होगी इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है, इसकी फिर आगे 3 उपशाखाएं होगी। अरब सागर वाली की आगे 3 उपशाखाएं होगी, और बंगाल की खाड़ी वाली की आगे 2 उपशाखाएं होती है। जो अरब सागर वाली की 3 उपशाखाएं हैं, उनमें सबसे पहली आएगी पश्चिमी घाट, सबसे पहली आएगी हमारी पश्चिमी घाट वाली उपशाखा। दूसरी हमारी जो आएगी वो छोटा नागपुर। तीसरी हमारी जो आएगी वो आएगी हिमाचल। इसी तरह से बंगाल खाड़ी की बात करते हैं ना, तो बंगाल खाड़ी की उपशाखा की बात करेंगे, तो एक तो बंगाल की खाड़ी की उपशाखा है, एक इसकी पूर्वा शाखा जो उत्तरी पूर्वी शाखा से आगे मिलेगी, उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की पहली उपशाखा, जिसका नाम है पश्चिमी घाट उपशाखा, ना? कौन सी है ये, अरब सागर वाली की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये है हमारा पश्चिमी घाट, केरल तट से टकराएगी, यूं केरल तट से टकराएगी, एक तो पश्चिमी घाट में जाएगी और एक ये यूं। तो एक बंगाल की खाड़ी की और एक अरब सागर की, ये दो शाखाएं बन गई ना, एक शाखा ये रही, एक शाखा ये रही। तो अब पश्चिमी घाट वाली शाखा की बात करते हैं। तो ये पश्चिमी घाट शाखा है, जो ये पश्चिमी घाट नाम ही है, तो ये पश्चिमी भाग में ज्यादा बारिश करेगी, पश्चिमी भाग में ज्यादा बारिश करेगी। दूसरा, जबकि इस पश्चिमी घाट का जो ये पूर्वी भाग है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, तो यहाँ कम वर्षा होगी या ना के बराबर वर्षा होती है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमने शाखाएं 3 देख ली है ना, इसकी 3 शाखाएं बना देते हैं पहले। एक शाखा होगी हमारी हिमाचल, छोटा नागपुर और पश्चिमी घाट। ये देखिए, अ, ये हमारी पश्चिमी घाट शाखा। फिर आएगी हमारी छोटा नागपुर शाखा, और फिर एक आएगी हमारी कौन सी, हिमाचल शाखा। ये 3 शाखाएं। यहाँ कुछ हमारे हैं नर्मदा नदी, और इसके यहाँ है ताप्ती नदी। तो जो दूसरी इसकी छोटा नागपुर शाखा है, छोटा नागपुर शाखा की बात करते हैं। ये शाखा क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी है, उनके मध्य है, और यहां से प्रवेश कर कर ये छोटा नागपुर पठार के ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा करेगी, और मध्य भारत में ये दूर तक फैलती है। इसके बाद में इसकी तीसरी शाखा की बात करते हैं। तो इसकी जो तीसरी शाखा आएगी, इसकी जो तीसरी शाखा आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, इसकी तीसरी शाखा आएगी हिमाचल। हिमाचल शाखा की अगर हम जब बात करते हैं, तो ये क्या है, ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप से शुरू होती है, और सौराष्ट्र प्रायद्वीप से ये प्रवेश करके अरावली पर्वतमाला के समांतर, है ना, अरावली पर्वतमाला के समांतर निकलती है। समांतर जाती हुई ये कहाँ करेगी, राजस्थान और गुजरात में ज्यादा वर्षा करेगी।
और जो ये हिमाचल शाखा है, इस ये ही पंजाब और हरियाणा में किससे मिलेगी? बंगाल खाड़ी शाखा से मिलेगी। बंगाल की खाड़ी की जो उपशाखा आ रही है उससे मिल जाती है। और इधर से हिमाचल और इधर बंगाल की खाड़ी वाली उपशाखाएं ये दोनों प्रबल होकर कहाँ, धर्मशाला में, धर्मशाला में उच्च वर्षा करते हैं। धर्मशाला में उच्च वर्षा करते हैं। अब हमारे आगे आ जाती है बंगाल खाड़ी उपशाखा। अब आएगी हमारी बंगाल खाड़ी, है ना। इसकी शाखाओं की बात करते हैं या इसकी उपशाखाओं की बात। बंगाल की खाड़ी वाली में हमने बात की थी कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं वो अराकान योमा से टकराएगी, है ना। यूं देखिए, ये इधर है, इधर ये हमारी अराकान योमा श्रेणी है। ये यहां से जा रही है, अराकान योमा श्रेणी से टकरा कर ये यूं मुड़ जाती है और कुछ यूं निकल जाती है। जब ये अराकान योमा श्रेणी से टकराएगी तो इसमें ये कैसे चल रही है, ये इधर दक्षिण भाग है हमारा, ये दक्षिण भाग है, ये पूर्व भाग है। तो ये दक्षिण से पूर्व प्रवाहित हो रही है। ये दक्षिण से पूर्व प्रवाहित होकर अराकान योमा से टकरा कर ये दो भाग बनेंगे इसके। एक तो उत्तर पूर्व भारत में जाएगी, ये ये हमारा यहाँ जो है ये उत्तर पूर्वी भारत है, इसमें जाएगी। और एक पूरब से पश्चिम चलेगी, एक पूरब से पश्चिम चलेगी, ये यूं मुड़ गई, ये तो मुड़ गई पूरब से पश्चिम। और ये यूं जाकर एक ये उत्तर पूर्वी भारत में जाती है। जो जो पूरब से पश्चिम जो मुड़ गई, ये जाएगी गंगा मैदान पर। गंगा मैदान में जाकर वहां पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वहां ये अरब सागर की हिमाचल शाखा से मिलेगी। अरब सागर की हिमाचल शाखा से मिली। और ये अरब सागर की हिमाचल शाखा से मिलकर पूर्वी तट के ऊपर क्षीण यानी छोटे चक्रवात उत्पन्न करेगी। उससे क्या होगा, फिर ये कावेरी, गोदावरी और महानदी घाटी जो है इनमें प्रवेश करेगी। और फिर ये आंतरिक भाग में आगे जाके वर्षा करेगी। फिर आंतरिक भाग में वर्षा करेगी। ठीक है। इसी में एक चीज और देखने वाली है, हमारी गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां आती हैं। ये कीपाकार पहाड़ियां हैं। ये कीपाकार पहाड़ियां क्या करेगी, जब इनसे मानसूनी पवनें टकराएगी तो उच्च वर्षा करेगी यहाँ पे। ये उनको क्या है, रोक लेगी और वर्षा करने पे मजबूर करेगी। हाँ? तो ये कहाँ करवाएगी, ये एक तो चेरापूंजी में, मौसीनराम, मेघालय, यहाँ उच्च वर्षा होती है इनसे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से। हाँ? और एक हमने बोला ही था जो इसकी ना, ये देखिए डायग्राम से देखते हैं हम एक चीज जो हिमाचल में बारिश करवा रही है तेज, है ना। इसमें ये ये भाग यूं था हमारा, ठीक है। इसको आप यूं छोड़िए एक बार यहाँ। तो यहाँ अराकानियोमा श्रेणी थी, अरब सागर वाली हवा जो है यूं आ रही थी। और ये इससे टकरा कर यूं भी तो मुड़ेगी, कुछ पूर्व चलेगी, कुछ उत्तरी पूर्वी भाग में जाएगी, इस हिसाब से चलेगी। इधर से हमारी आ रही थी ये हिमाचल शाखा, सौराष्ट्र वाली जो आ रही थी। तो ये हिमाचल शाखा अरब सागर वाली शाखा से मिलेगी। और ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मिलेगी ये अरब सागर वाली हिमाचल शाखा। और धर्मशाला में जबरदस्त बारिश होती है। जबरदस्त बारिश क्यों, क्योंकि यहाँ दो शाखाएं मिल गई है इसलिए। ठीक है, ये चीज है। तो ये आंतरिक भागों में कैसे वर्षा करेगी और कैसे करेगी वो सारी चीजें हमने यहाँ देख ली। अब इसमें एक चीज देखते हैं, यहाँ देखिए आप, ये तमिलनाडु वाला जो तट है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ये शुष्क रह गया। अब ये शुष्क क्यों रहा, इसके कारण देखते हैं। इसके दो कारण हैं, इसके शुष्क रहा, इसके दो कारण हैं। इसके क्या है, दो कारण हैं। वो दो कारण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो नंबर एक कारण आएगा वो तो है
बंगाल की खाड़ी की शाखा तट के समांतर बहती है। बंगाल खाड़ी शाखा तट के समांतर बहती है। ये देखिए, मैंने बताया था यूं तट के समांतर निकल गई, तो यहां बारिश कैसे हो। इसका दूसरा जो कारण है, मैंने यहां बताया था अरब सागर वाली शाखा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का ये पूर्वी भाग ही तो आ गया, तो ये अरब सागर शाखा का पृष्ठी छाया क्षेत्र हो गया। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से तमिलनाडु वाले भाग में वर्षा नहीं होती। ठीक है। हाँ, लौटता हुआ मानसून यहाँ बारिश करवाएगा, क्यों? क्योंकि वो कुछ अपने साथ आर्द्रता लेके आता है, इसलिए। ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1 जून केरल तट कौन सी आई? अरब सागर शाखा प्रवेश करती है मानसून के रूप में। वैसे ये सबसे पहले प्रवेश करेगी 25 मई को। ये तो मुख्य भूमि की बात की है हमने, मुख्य भूमि की बात की थी। वैसे ये 25 मई को प्रवेश कर जाता है मानसून हमारे अंडमान निकोबार में। इसके बाद 1 जून को ये केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा, मिजोरम। अगर बात करें पूर्वी राज्यों में सर्वप्रथम ये कहाँ जा प्रवेश करेगा? वो करता है त्रिपुरा में। कहाँ करता है? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है। कैसे? एक बार डायग्राम से देखते हैं। यहां सबसे पहले केरल तट में कब किया? 1 जून को, मालाबार तट जो होगा। इधर अंडमान निकोबार है, यहाँ कब आएगा? 25 मई को। यहाँ 1 जून केरल तट पे, यहाँ अंडमान एंड निकोबार पे 25 मई को आ गया। इसके बाद में ये यूं फिर आएगा ये तमिलनाडु, पहले केरल, 2 नंबर पे तमिलनाडु पे। इधर वाले एरिया की यूं अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ किस में प्रवेश किया? त्रिपुरा में। फिर यहाँ किस में प्रवेश करेगा ये? मिजोरम में। मिजोरम में दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये चीज। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन करता है, तो भारत में सबसे पहले प्रवेश तो अरब सागर की शाखा करती है, परंतु भारत में मैक्सिमम वर्षा जो है वो बंगाल खाड़ी शाखा से होती है। बंगाल खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा एक शब्द आता है मानसून विच्छेदन। एक शब्द होता है मानसून विच्छेदन। मानसून विच्छेदन। मानसून विच्छेदन की अगर बात करें तो मानसून विच्छेदन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आया हमारा, तो इसके समय 1, 2 या 3 सप्ताह खूब बारिश होगी। फिर बीच में कुछ टाइम आएगा, बारिश होगी ही नहीं। फिर लौटता मानसून, फिर बारिश करेगा। फिर लौटता मानसून, फिर बारिश करेगा। तो ये बीच का जो टाइम है जिसमें मानसून आने और लौटने के बीच का जो टाइम है जिसमें बारिश नहीं होती है ना, तो उसको बोलते हैं मानसून विच्छेद। इसके कारण क्या है? इसके कारण क्या है? इसके अलग अलग कारण हैं। जैसे पहले कारण की बात करते हैं। एक तो ITCZ की जो स्थिति है वो बदलती रहती है उत्तर भारत में, थार का मरुस्थल की उत्तर भाग में। एक पश्चिमी तट पर मानसून विचलन तब होता है जब पवनें समानांतर बहने लगती है ना? पश्चिम तट समानांतर बही पवनें, समांतर पवन बही, जैसे हमने तमिलनाडु तट की बात की थी, उसके समांतर बहती है, तब मानसून वहां बारिश नहीं आती है, तो वो भी मानसून विच्छेदन है। और तीसरा है राजस्थान में जो टेम्परेचर है उसका प्रतिलोमन देखने को मिलता है, उससे मानसून विच्छेदन हो जाता है ना। ये चीज है। अब हमारा आगे आता है मानसून निर्वतन या लौटता मानसून। इसमें क्या होता है? वर्षा की समाप्ति, वर्षा यानी कि समाप्त वर्षा समाप्त हुई तो ये क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ाएगी, है ना। तो इस टाइम टेम्परेचर कैसा होगा?
चिपचिपा, चिपचिपाहट होती है। और कष्टकारी अक्टूबर हीट भी यहाँ चलती है। अक्टूबर हीट क्या है इसकी भी आगे हम बात करेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायु दाब एयर प्रेशर कम होगा। पवनों की बात करें तो अब पवनें हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलेगी। ठीक है। इस टाइम वर्षा कहाँ होगी तो तमिलनाडु तट, इसमें कोरोमंडल, कोरोमंडल में मैक्सिमम वर्षा करता है लौटता मानसून। इसमें क्या होता है, शुरू में तो वायुदाब न्यून है, परंतु जैसे जैसे शीत, शुरू में तो क्या है वायुदाब कम है, लेकिन जैसे जैसे शीत ऋतु आएगी, जैसे जैसे शीत ऋतु आई यानी कि टेम्परेचर घटने लगा, वैसे वैसे क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ने लगेगा। वायुदाब अधिक हो गया तो फिर हवाएं वापिस चलने लग जाती है ना, स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलने लग जाती है। तो इसलिए वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग से वर्षा कैसे होगी, स्थलीय भाग के ऊपर पानी थोड़ी है, जलीय भाग से पानी लेके आती है तभी तो होती है। पर ये जो लौटती हुई जो ये है, ये बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता ले लेती है ना। यूं यूं देखते हैं, यूं लौटेगी तो ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आर्द्रता उठा लेगी और वो आर्द्रता कोरोमंडल तट के ऊपर बारिश करती है। और तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पर मानसून के टाइम वर्षा क्यों नहीं थी वो देखा था, एक वृष्टि सहायक क्षेत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी की समानांतर शाखा। तो ये चीज थी। अक्टूबर हीट की बात करते हैं। अब हमने यहां देखा था कि अक्टूबर हीट क्या होता है। अक्टूबर हीट क्या होता है? अक्टूबर हीट है कि जब मानसून लौट रहा है, मानसून लौट रहा है तो आसमान साफ है, आसमान एक तरीके से साफ है, मेघ रहित है। तो आसमान जब साफ है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो धरातल तक पहुंचेगी अच्छे से। जब ये धरातल पर अच्छे से पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, भूमि को गर्म करेगी। भूमि गर्म होगी, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी पहले आया ही हुआ था, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो अब यहाँ क्या होने लगा, वाष्पन होगा। और ये वाष्पन है और वायु चल ही रही होती है तो वायु सापेक्षिक आर्द्रता लेगी इस वाष्पन से, सापेक्षिक आर्द्रता लेगी इस वाष्पन से, है ना। तो हमें एक क्या महसूस होती है, ह्यूमिडिटी महसूस होती है, चिपचिपाहट जिसको बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट। यही तो अक्टूबर हीट है, यही क्या है, अक्टूबर हीट है। ठीक है। तो इतना तैयार कीजिए, कल हम देखेंगे थोड़ा सा एल नीनो क्या चीज है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है, और फिर कुछ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण रहेगा। धन्यवाद।